हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी देखो हम जो अपनी रिवीजन एक्सरसाइज की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने 14 से लेकर 19 तक जो एक्सरसाइज का मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब देखिए हम आगे एक्सरसाइज 13 की बढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी थ्योरम 13.1 एंड 13.2 है। उनकी स्टडी आप खुद कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये तो 13.3 और ये 13.4, इनकी मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपकी थ्योरम है 13.3। इसमें लिखा है बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो ये प्रमेय है जिसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि आपके पास P को एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पे आपको टू टेंजेंट PA एंड PB लेने हैं और आपको प्रूव क्या करना है कि जो टेंजेंट PA है वो क्या आएगा, PB के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी गिवन यानी दिया गया, क्या बात कर लेंगे, दिया क्या गया आपको, यानी आपको लिखना पड़ेगा यानी PA तथा PB, PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यानी PA एंड PB आर टेंजेंट ऑफ सर्किल। ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध ये करना है कि ये दोनों लेंथ में कहेंगे बिल्कुल बराबर आएंगे, यानी जो PA है उतनी लेंथ किसकी आएगी, आपकी PB की आएगी। तो यहाँ देखो आपस में रचना करनी है। कंस्ट्रक्शन इसमें आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन के लिए आप इस A को ऐसे मिला दोगे और B को भी वैसे ज्वाइन कर दोगे, साथ में आप P को भी क्या कर देंगे, वैसे ज्वाइन कर देंगे। तो आपको लिखना है ज्वाइन P A एंड B टू O। तो आप लिखोगे P A व B को O से मिलाया। तो पहले आप इन सबको ऐसे मिला दोगे। ठीक है ना। अब देखो इसकी जो उत्पत्ति है वो यानी आप प्रूफ है उसकी बात आप कर रहे हो। देखो अगर हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अभी आपने 13.1 में एक थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो रेडियस आपकी उसे पॉइंट ऑफ कॉर्डिनेट से जाती है उससे। तो आपको लिखना पड़ेगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी आप लिखोगे जो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ये AO है वो भी PA पर परपेंडिकुलर आ रहा है और साथ में जो AO है BO है वो भी क्या आ रहा है, PO पर परपेंडिकुलर आ रहा है। सॉरी यहाँ पर PO है, ठीक है ना, PO। तो जो AO है वो भी, सॉरी यहाँ पर क्या हमने PA लिख दिया, हाँ PA। तो AO है वो भी क्या है, PA पर परपेंडिकुलर है और BO है वो भी क्या है, PB पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आ गया PB। तो जो AO है वो भी PA पर परपेंडिकुलर है और BO है वो भी क्या है, PB पर परपेंडिकुलर। तो इस बात से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि इसका मतलब जो एंगल A एंड एंगल B दोनों है वो आपके पास कितने आ गए हैं, 90 डिग्री के आगे है। क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है वो बन रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऐसा करूंगा, जो त्रिभुज PAO व जो त्रिभुज PBO, मैं यहाँ पर त्रिभुज PAO और PBO दोनों को काम मिलूंगा और इन दोनों को मैं क्या दिखाऊंगा, कॉन्ग्रेट दिखाऊंगा, इनको सर्वांग सम दिखाऊंगा मैं। तो देखो सर्वांग सम दिखाने के लिए आपने पहली शर्त क्या लिख दी कि जो आपका ये PO है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ। दूसरा कारण मेरे पास क्या है, जो AO है वो क्या BO के बराबर है, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एक ही वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ सेम सर्किल। दो रीजन हो गए। अब अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो देखिए जो आपका थर्ड रीजन यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, तो 90 आ रही है। ये आपने बाई इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिया, यानी समीकरण आपने 1 से लिख दिया है।
अब इसका मतलब 3 रीजन हो गए मेरे पास, यानी इसलिए जो ट्रेंगल आपका PAO है इज कॉन्ग्रेट ट्रेंगल PBO। ये जो त्रिभुज आपका PO सर्वांग समाग त्रिभुज PBO के किस नियम से आ गया, ये देखो आपका यहाँ पर RHS नियम है वो लागू हो रहा है, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से ये क्या हो गया है, सर्वांग सम हो गया है। जब दोनों ये सर्वांग सम है तो आप जानते हैं इनके संगत पार्ट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब PA का मान किसके बराबर आएगा, PB क्या आएगा, जो आपने CPCT से लिख दिया है, और इसमें यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये तो आपने क्या पढ़ा अभी, जो प्रमेय 13.3 है उसके बारे में आपने स्टडी की है। अब देखिए आगे हम बात करें प्रमेय 13.4 के बारे में। तो देखो प्रमेय 13.4 में क्या पूछा आपसे, उसके बारे में आप जान लो। तो देखिए अगर आप प्रमेय 13.4 की बात कर रहे हो तो देखो उसमें आपको ये लिखा गया है सवाल में। तो देखो स्टूडेंट अब आगे हम पढ़ रहे हैं जो प्रमेय 13.4 है उसके बारे में। देखो इसमें क्या लिखा है, यदि वृत्त की एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्त खंडों में बने कोणों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इस बात का मतलब जानिए। सबसे पहले देखो क्या आपके पास, ये मान लो आपके पास क्या आ रहा है, कोई भी ये वृत्त आ रहा है, मान लो इस तरह से, ये मेरे पास कोई सर्किल है। अब इसके मान लो ये क्या है, कोई स्पर्श रेखा है, यानी आप इसको टेंजेंट मान सकते हो आप। ये मेरे पास क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया है, जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया, एक बार PQ मैंने इसका नाम है वो लिख दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है, यानी इसका स्पर्श बिंदु आ रहा है। अब आपको इस स्पर्श बिंदु से यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या करना, आपको एक जीवा लेनी है, यानी आपने ये PB क्या लिया, आपने कोई जीवा यानी आपने ये चौड़ लिया इसमें, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या आपको, ये जो जीवा यानी चौड़ है वो इस स्पर्श के साथ जो कोण बनाएगी ना, ये इधर वाला, ये कोण आपका इधर वाले वर्तखंड में कोण बनेगा, उसके क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। जैसे मान लो आपने ये इधर इसमें ये कोण बना रखा आपने ये, तो आपको प्रूव करना है कि ये इस बिल्कुल इस कोण के क्या आएगा, बराबर आएगा, ये आपको प्रूव करना है। यानी ये जो कोण बनेगा वो सी के क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। हालांकि और जो इधर कोण बनेगा वो क्या आएगा, उसके बराबर। एक बार के लिए इस एक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि अगर आप बात करते हो तो इसमें आपको लिखना है PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी PQ इज टेंजेंट ऑफ ए गिवन सर्किल, ठीक है ना। और AB क्या है, AB वृत्त की जीवा है, यानी AB हमारे पास यहाँ पर क्या है, AB इज चौड़ ऑफ सर्किल। अब जो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, जो प्रूव करना आपको, तो प्रूव देखो इसमें आपको ये करना है, प्रूव करना है कि जो आपका एंगल ये BAQ होगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल ACB के इक्वल। आपको जो BAQ एंगल है वो आपको ACB के क्या दिखाना है, बिल्कुल इक्वल दिखाना है। एक तो ये, एक हालांकि और भी दिखाना है, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। अब देखो इसके लिए आप रचना की बात कर रहे हो तो देखो इसमें रचना क्या करनी पड़ेगी आपको। रचना देखो करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सेंटर मान लो आपका यहाँ पर सेंटर इसका ये मान लो वो सेंटर है इसका, इस सेंटर यानी केंद्र को आप क्या करेंगे, इस A से ज्वाइन करोगे, और इससे ज्वाइन करते हुए आप क्या करोगे, इसको इसी की दिशा में क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ये जो केंद्र इसका है, केंद्र को आपको क्या करना है, इस A से मिलाना है, और आपको इसी की दिशा में क्या करना है, इसको आगे बिंदु D तक बढ़ा देना है। तो आपने इसको D तक बढ़ा दिया, और साथ में और क्या करना है, इस D पॉइंट का नाप इस B से मिला दोगे। तो रचना में क्या लिखना पड़ेगा आपको, A को O से मिलाकर, A को O से मिलाकर D तक बढ़ाया, यानी आप यूं मान सकते हैं कि जॉइन A to O एंड प्रोड्यूस्ड एट D। साथ में और क्या लिखना आपको, तथा D को B से मिलाया, साथ में आप D को क्या करेंगे, B से मिला देंगे, यानी जॉइन B to O। ये तो हो गए हमारे पास यहाँ पर क्या
कंस्ट्रक्शन यानी जो इसकी रचना है वो आपने इस तरह से कर दी है। अब देखिए रचना वगैरह सब होने के बाद में अब देखो इसमें आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना हो। देखिए आप देखो अगर आप इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं यानी प्रूफ की बात करते हैं तो एक बार देखो ये जो एंगल बन रहा है मेरे पास, इसको मैंने एक बार एंगल नंबर 1 मान लिया, मैंने इसको 2 नंबर मान लिया है, इसको 3 नंबर मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए आपने जो एक्सरसाइज 12 है उसमें आपने रूल पढ़ा है। तो क्या, जैसे मान लो आपके पास ये कोई सर्किल होता है, इसमें मान लो ये कोई जीवा है चौड़ाई। अब इधर आप इस वृत्तखंड में जितने भी एंगल बनाते हैं ना, ये सारे हमेशा क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ये सारे आपके एक ही वृत्तखंड के एंगल कहलाते हैं, यानी ये एंगल ऑफ आपके सेम सेगमेंट कहलाते हैं। और एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हमेशा क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। अब देखो इसी बात के हिसाब से आपको क्या देखना, जो एंगल नंबर आपका 1 और 2 है, देखो दोनों ये सेम सेगमेंट के एंगल है, तो दोनों क्या आएंगे आपस में, इक्वल आएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल 1 एंड 2 आर सेम सेगमेंट एंगल। तो आप लिखोगे एंगल 1 तथा एंगल 2 एक ही वृत्तखंड के कोण है। यानी आपको लिखना पड़ेगा एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेम सेगमेंट एंगल। जब ये दोनों सेम सेगमेंट के हैं, इस बात का मतलब ये हुआ कि एंगल नंबर 1 किसके बराबर आ गया, एंगल नंबर 2 के, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर आ गया। दूसरा आपने याद कर दिया है। अब देखो आपने एक थ्योरम और पढ़ी है हमारे साल में, कौन सी, कि जो जैसे मान लो आपके पास सर्किल होता है, ये मान लो इसका डायमीटर यानी इसका व्यास होता है ये। अब आपने पढ़ा है कि इस सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है ये वाला, ये हमेशा कितने का होता है, 90 का होता है। यानी इस डायमीटर पर जो भी आप एंगल बनाओगे, चाहे आप ये बना लो चाहे आप, तो ये भी कितने का होगा, 90 का। चाहे आप ये बना लो यहाँ पर, तो ये भी कितने का होगा, 90 का। यानी ये सारे के सारे आपके एंगल कितने डिग्री के आते हैं, 90 के आते हैं। और ये बात हमने 12 की जब प्रणाली पढ़ी थी तो उसमें हमने ये स्टडी की थी कि जो सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है आपका, 90 का होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर ये जो आपका एंगल देखो ABD दिख रहा है ना आपको, ये 90 डिग्री का आएगा। तो आप लिखोगे एंगल ABD बराबर आ गया 90 डिग्री अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है आपका, 90 का होता है। तो ये आपने रीजन इसका वहां से लिख दिया है। जो मेरे पास एंगल ABD है वो आ गया है 90 डिग्री का। आगे देखो, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे देखो आपका एंगल यहाँ पर 3 नंबर है ना, इसको आप चाहो तो यहाँ पर एंगल में इसको आप 4 मान सकते हो, ठीक है ना, ये 4 नंबर एंगल आपको मान लो। अब देखो मैं इस ट्रेंगल ABD की बात कर रहा हूँ मैं, यानी इन ट्रेंगल ABD। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABD में, देखो जब आप इस ABD की बात करते हो ना, और इसमें आप जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस और एंगल ABD तीनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब देखो आप एंगल 2 और 4 को तो आप यार रख लो सेम, जबकि ABD का मान पता आपको कितना आ रहा है, 90 डिग्री, उधर मेरे पास आ रहा है 180 डिग्री। अब देखो जो एंगल 2 प्लस 4 है उनका मान आ गया मेरे पास 90 डिग्री, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया है। और ये 90 आपने कहाँ से लिखा है, समीकरण 2 से आपने लिखा है, ठीक है ना। मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, इन दोनों का योग मैंने कितना प्राप्त कर लिया है, 90 डिग्री प्राप्त कर लिया है। ये मैंने एक बार समीकरण नंबर 3 मान ली है। अब देखो आगे आप नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो दूसरा। अब देखो आप जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कौन सी रेडियस पर, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाती है उस पर। देखो आपने थोड़ा पढ़ लिया ना, जैसे मान लो सर्किल है, ये मान लो टेंजेंट आपके पास, तो इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो रेडियस जाएगी आपकी ओर की ये, तो ये इसके ऊपर क्या बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। तो इसी थ्योरम का उपयोग करते हम क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, यानी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। तो आप लिखोगे यानी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली
त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब देखो ये हो गया मेरे पास जो ओ है ना, लंबवत आ रहा है किस पर, PQ पर लंबवत आ रहा है ये। अब देखो जब OA PQ पर लंबवत आ रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका OAQ है ना वो 90 डिग्री आ गया, यानी जो आपका कोण ये OAQ है वो कितने का हो गया, ये 90 का। यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला, ये कोण आपका 90 का हो गया। और जो इसमें आपके दो कोण आ गए, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 है, दोनों कितने के आ गए हैं, 90 डिग्री के। ये मान लो मेरे पास क्या रही है, समीकरण नंबर 4 आ रही है। देखो आपने एक तो समीकरण नंबर 3 बनाए थे अभी, एक आपने समीकरण नंबर 4 बनाई है। अब देखिए आपको देखना है, तो समीकरण 3 और 4 में यह आपकी समीकरण नंबर 3 है, यह समीकरण नंबर 4 है। देखो दोनों का दायां पक्ष बिल्कुल क्या रहे, समान आ रहा है, तो इनका बायां पक्ष भी क्या हो गया, समान हो गया। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाई इक्वेशन 3rd एंड 4th, यानी समीकरण 3 व समीकरण 4 से इनसे आप ले देंगे, जो आपका एंगल 2 + 4 है वो बराबर आ रहा है एंगल 3 + एंगल 4 के। दोनों तरफ 4 तो कट रहा है सीधा, और मेरे पास क्या रहा है, एंगल 2 बराबर एंगल 3। अभी आपने एंगल देखो 2 बराबर एंगल 3 लिख दिया है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या दिखाना सवाल में, शुरुआत में BHQ, यानी BHQ का मतलब आपको एंगल 3 को किसके बराबर दिखाना था, ACB, यानी आपको 1 के बराबर दिखाना था। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका एंगल 2 है ना, एंगल 2 वो देखो किसके बराबर है, एंगल 2 देखो आपका 1 के बराबर है यहाँ पर, तो आपने लिख दिया। इसलिए जो आपका एंगल 1 है वो किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के। ये बात आपने समीकरण 1 से लिख दी है। यानी जो आपका एंगल जहाँ पर 2 था वहाँ पर मैंने क्या रख दिया है, मैंने वहाँ पर एंगल 1 रख दिया है, और ये बात आपने कहाँ से लिख दी है, समीकरण नंबर आपने 1 से लिख दी है। ठीक है ना, आपका देखो एक पार्ट पूरा हो गया। अब देखो दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया था कि परमेय आपकी है, मैंने इसको बार अधूरा लिखा है, क्योंकि देखो जैसे मान लो ये सर्किल होता है आपके पास, वृत्त होता है, और मान लो ये स्पर्श रेखा होती है, और मान लो यहाँ से जाने वाले मान लो कोई जीवा ये होती है। अब देखो अगर ये जीवा इधर कोण बनाएगी इसके साथ, तो आपका ये कोण किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। और अगर मान लो ये जीवा इधर कोण बनाएगी इस साइड में, तो ये किसका आएगा, इस वर्तखंड में बढ़ने वाले कोण के बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इधर बनाएगी तो ये इस कोण के बराबर, और जब ये इधर बनाएगी तो क्या आएगा, इसके बराबर। तो इसी तरह से आप क्या लिखोगे, जब ये आपका कोण यहाँ पर ये बनने वाला है, कौन सा वाला, ये कोण, यानी जो AB जीवा है जब ये इसके साथ कोण बनाएगी तो आपका ये कोण किसके बराबर आएगा, ये आपका आएगा इस कोण के बराबर। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा आपके पास कोई भी मान लो ये मेरे पास यहाँ पर E पॉइंट मान लो, ये इस कोण के बिल्कुल क्या आएगा, ये बराबर आएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये मान लो आपका कोण नंबर 5 है, ये मान लो आपका कोण नंबर 6। तो यहाँ पर साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा क्या, कि जो आपका कोण ये PAB है ना, वो भी आपको किसके बराबर दिखाना है, वो आपको AEB के बराबर दिखाना है। तो आप लिख दोगे इसी प्रकार सीधा लिख दोगे आप, जो प्रक्रिया आपने इसमें लगे वो आप इसमें लगा सकते हैं। यानी इसी प्रकार जो आपका एंगल नंबर 5 है वो भी किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। और इस प्रमेय में आपको यही सिद्ध करना था। ये तो हमने देखो ये दोनों प्रमेय पढ़ी है, और बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो आप आराम से हल कर सकते हैं। अब देखो इनमें कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको मेरे को अभी बताना है, तो वो क्वेश्चन आप देखिए। इसी में देखो आप ये जो प्रश्नावली आपकी 13.1 है उसमें आप एक क्वेश्चन देख लो। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो इसका क्वेश्चन है 6ठा सवाल। तो देखो 6ठे सवाल में आपके पास क्या रहा है। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बाकी मैं इसमें आपको जो मुख्य मुख्य प्रश्न है जिनमें आपको प्रॉब्लम रह सकती है केवल वही बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चनों की मैं आपको स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हम इसको एक रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं, न कि एक सिलेबस के हिसाब से। जब सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तब इसको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। एक बार हम इसको रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपको केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन प्रश्नों को अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। तो देखो इसी श्रृंखला में पहले आपको देखना है 13.1 प्रश्नावली है, उसमें मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो करवा दूँ, ठीक है ना। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हम 13.1 में क्वेश्चन संख्या 6 है, पहले उसकी बातें कर लेते हैं। तो देखो 6ठे क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है क्या,
कि एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। मान लो आपके पास क्या कोई वृत्त है, एक चतुर्भुज मान लो ये, और ये क्या कर रहा है, इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। मान लो इस तरह से ये चतुर्भुज आपने इसका बना दिया है, इधर भी मान लो ये इस तरह से क्या हो गया, चतुर्भुज का आपने प्राप्त कर लिया है। ये मान लो मेरे पास ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज को ये वृत्त क्या कर रहा है, चारों बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। मान लो यहाँ पर P पर, Q पर, R पर और ये S पर, ठीक है ना। और अब इसमें आपको प्रूव क्या करना है वो देखिए सवाल में। तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। देखो अब ये AB भुजा है, ये केंद्र पर जो कोण बनाएगी ये वाला, ये कोण क्या आएगा, इसके सामने को भुजा कौन सी आ रही है, वो DC आ रही है। अब ये सामने वाली जो केंद्र पर कोण बनाएगी, ये दोनों कोण आपस में क्या आएंगे, संपूरक आएंगे, यानी इनका दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी तरह आपको बताना है कि जो आपकी ये भुजा AD है, ये वाली, ये और ये दोनों BC, ये भी कोण बनाएगी, वो क्या बनाएगा आपस में, संपूरक कोणीय बनाने वाली है। तो आपको दिखाना है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट मान लो ये O आ रहा है यहाँ पर आपका, ये सेंटर क्या है, O है। तो देखो इसमें आपको दिया गया क्या लिखना है, बस मुख्य बात इतनी लिखनी केवल, यानी एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD बना है, ठीक है ना। आपने क्या बना रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, किसके, आपने एक सर्किल के आउट में एक क्वाड्रिलेटरल वो बना रखा है। अब देखिए इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो आपका एंगल AOB होगा वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, एंगल AOB प्लस जो एंगल DOC होगा, उन दोनों का सम कितना आएगा, 180। जो संपूरक दिखाना है ना, संपूरक का मतलब हमेशा क्या होता है, उनका योग 180 से होता है, जबकि पूरक का मतलब क्या होता है, योग 90 से होता है, ठीक है ना। इसी तरह आपको दिखाना, जो कोण आपका AOD होगा प्लस कोण जो ये COB होगा, इनका जोड़ भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब देखो इसमें आप रचना कर सकते हैं, और मैंने बोला कि रचना करने के लिए आपको इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए आप इन सभी पॉइंटों को एक बार ऐसा करेंगे, इस P पॉइंट से मिला देंगे सभी पॉइंटों को। तो आपने ऐसा कर दिया, इन सभी पॉइंटों को एक बार पहले सेंटरों से ज्वाइन कर दिया। तो आप लिखोगे PQR व S को O से मिलाया, तो आपको लिखना है ज्वाइन PQR एंड S टू O। इन सभी पॉइंटों को आप O से मिला दोगे। अब देखिए यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ एंगल बन गए अलग अलग, देखो ये बहुत सारे एंगल हो गए ये। अब देखो इन एंगलों को हम क्या करते हैं, थोड़ा इनको अलग अलग नाम देते हैं। मान लो ये मेरे पास एंगल नंबर 1 है, ये इतना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। मैंने एक बार इनको सबको अलग अलग से इस तरह से एंगल नंबर 1 से लेकर क्या मान लिए हैं, 8 तक मैंने एंगल वो मान लिए हैं। अब देखिए तो इसकी हमें उत्पत्ति की बात करते हैं एक बार। जब आप देखो इसकी उत्पत्ति की बात करोगे तो देखो इसमें आपके पास क्या आएगा, आपको सबसे पहले ऐसा करना है, मैं जो देखो त्रिभुज है यहाँ पर कौन सा, त्रिभुज ASO, व दूसरा मेरे पास आ रहा है त्रिभुज कौन सा, APO में मैं पहले ASO और APO दोनों को क्या दिखा रहा हूँ, इनको सर्वांग समय, इनको कॉन्ग्रेट दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए मेरे पास इसमें 3 रीजन आएंगे, कौन कौन से। सबसे पहला रीजन आ रहा है मेरे पास AS बराबर आ रहा है AP, ये होगी क्या, स्पर्श रेखाएं होगी, स्पर्श रेखाएं, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। ये मैंने आपको शुरुआत में पर पढ़ाई थी, यानी टेंजेंट ड्रावन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल आर इक्वल, यानी जो आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रा करते हो तो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरह मेरे पास यहाँ पर AS क्या आ गया है, AP के बिल्कुल इक्वल आ गया है, ठीक है ना, पहला रीजन हो गया। दूसरा देखो AO, देखो AO दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी उभय निष्ठ दोनों में, उभय निष्ठ। अब देखिए तीसरा कारण मेरे पास क्या रहा है, तीसरा जो कारण आपका है वो देखो जो SO है ना वो PO के बराबर आ रहा है। ये आपकी क्या है, A की वर्त की त्रिज्या है, A की वर्त की
त्रिज्याएं, यानी रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है ना। अब देखो आपने ये 3 रीजन लिख दिया है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेंगल आपका ASO है वो किसके कॉन्ग्रेट आ गया है, ट्रेंगल APO के कॉन्ग्रेट आ गया है। किस नियम से, SSS नियम से, यानी जो SSS सर्वांग समता नियम है उस नियम से दोनों ट्रेंगल आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेट हो गए हैं, अर्थात सर्वांग सम हो गए हैं। अब देखिए जब दो ट्रेंगल आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत पार्ट हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण के बराबर कोण होता है और भुजा के बराबर भुजा होती है। तो इसका मतलब देखो मेरे पास अब क्या रहेगा, देखो जब ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, क्योंकि आपने ये इसके बराबर दिखाया, ये इसके बराबर दिखा त्रिज्या, ये दोनों क्या था, उपनिष्ठ, इसलिए आपका कोण नंबर 1 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो लिखा आपने कोण नंबर 1 बराबर आ गया कोण नंबर 2, ये आपने CPCT से लिख दिया है। समीकरण एक आ गई मेरे पास यहाँ पर। अब देखो जिस तरह से आपने 1 नंबर को 2 के बराबर दिखाया, वैसे आप 3 को 4 के, 5 को 6 के, 7 को 8 के, सबको बराबर दिखा सकते हो। तो और सभी में आपको डायरेक्ट लिखना है। इसी प्रकार मेरे पास कोण नंबर 3 आएगा 4 के बराबर, कोण नंबर 5 आएगा कोण नंबर 6 के बराबर, कोण नंबर 7 आएगा कोण नंबर 8 के बराबर। ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब देखो ये आपने अभी तक इनको 4 समीकरण बना दिया है। अब देखो दूसरी बात और आगे, आपने अभी तक ये पढ़ रखा है कि जैसे मान लो स्पेस में यानी समतल में ऐसे कोई बिंदु होता है, इस बिंदु के चारों ओर जितना भी कोण बनता है वो हमेशा कितना होता है, आपका 360 होता है। यानी स्पेस में किसी बिंदु के चारों ओर जो अंतरित कोण होता है वो हमेशा 360 का होता है। क्योंकि जैसे मान लो बिंदु है, अगर आप ऐसे लाइन लेंगे इस तरह से, तो ये कोण 180 का हुआ आपका, और ये भी कितना हुआ 180 का, तो पूरा मिला के कितना होगा आपका 360 का। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सेंटर आ रहा है, ये ओ पॉइंट आ रहा है, तो इसके जो चारों ओर कोण बनेंगे उन सबका जोड़ कितना आएगा, 360 आएगा। तो आप लिखोगे केंद्र पर अंतरित सभी कोणों का योग, केंद्र पर अंतरित सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस बात का पता है पहले से आपको। इसका मतलब मेरे पास कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6 बराबर आ गया 360, सॉरी 7 और भी आ गए, 7 प्लस कोण नंबर 8 बराबर आ गया 360 डिग्री। अब देखो मेरे को पहले पार्ट में क्या दिखाना, मेरे को तो एक तो AOB प्रूव करना, मेरे को और एक DOC, इनका योग क्या आएगा 180। तो देखो AOB में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, AOB में एक तो आ रहा है आपका 2 और 3 नंबर, यानी इन दोनों को चेंज नहीं करना आपको। एक आपको DOC लेना, देखो DOC में कौन से कोण आ रहे हैं आपके 7 और 6 आ रहे हैं, एक आपको 7 6 को नहीं बदल रहा है, बाकी सबको चेंज कर लो। तो देखो 1 नंबर को आप क्या लिख दोगे, यहाँ से 2 नंबर लिख दोगे, तो 2 नंबर आ गया। इन दोनों में आपने कोई प्रकार का चेंज किया नहीं है। अब देखो 4 नंबर को क्या लिखोगे आप, 3 नंबर लिख दोगे, और 5 नंबर को आप क्या लिख दोगे, 5 नंबर को आप लिख दोगे 6 नंबर। बाकी 6 और 7 को दोनों को बदलना नहीं है, और 8 को हम क्या लिख देंगे 7 नंबर, बराबर आ रहा है 360 डिग्री। ये सारी बातें आपने कहाँ से लिखी है, आपने समीकरण 1 2 3 व 4 से आपने ये बात सारी लिखी है। यानी ये सारी की सारी बातें आपने समीकरण 1 2 3 4 से लिखी है। अब देखिए ये सारे डबल हो गए, 2 तो कोण 2 हो गए, 2 कोण 3 हो गए, 2 कोण 6 हो गए, 2 कोण आपके हो गए कितने, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं लिखा मैंने, 7 ठीक है, नहीं 7 लिखा आपने। तो 2 कोण आपके 2 हो गए, 2 3 हो गए, 2 4 6 हो गए, 2 हो गए आपके 7, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपके 2 कोण 2 आ रहे हैं, ये 2 कोण 3 आ रहे हैं, ये 2 कोण 6 आ रहे हैं, ये 2 कोण 7 आ रहे हैं, बराबर 360। देखो सब में से आप 2 कॉमन ले लो बाहर, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 बराबर आ रहा है 360। अब 2 को उधर भाग में भेज दो, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 बराबर आएगा 180 डिग्री, क्यों 2 उसके भाग में चला गया ना। अब देखिए इन 2 को और 3 को मिला के आप नया कोण कौन सा बना देंगे, और 6 और 7 को आप मिला के नया कोण कौन सा बना देंगे। तो देखो 2 और 3 से आपका कोण बन रहा है कौन सा, AOB कोण बन रहा है। तो यहाँ तो लिख दिया आपने कोण AOB। अब देखो जो 6 और 7 नंबर कोण है ये दोनों, इनसे आपका कोण कौन सा बन रहा है, DOC कोण बन रहा है। तो लिखा आपने कोण DOC बराबर आ रहा है 180 डिग्री। मतलब आपने इसका जो पहला पार्ट है वो आपने प्रूव कर दिया है।
अब दूसरा पार्ट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्ट सीधा लिखना है इसी प्रकार जैसे आपने पहला पार्ट किया है वैसे आप दूसरा पार्ट प्रूव कर देंगे। यानी आप लिखोगे इसी प्रकार जो मेरे पास आ रहा है कौन सा कोण जो आपका AOD प्लस कोण ये COB बराबर 180 डिग्री, ये भी आपको ऐसे सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन की स्टडी करवाई है। अब देखो इसमें आप एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे आपका इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका आगे, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है वो देखिए आप सारे। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 4 आपका है उसको देखो पहले एक बार आप, जो आपकी 13.2 से पहले का एग्जाम्पल है 4 नंबर, उसको देखो। मैं केवल वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन आप मेरे को लगातार पूछते रहते हो, यानी जिनमें आपको ज़्यादा समस्या रह सकती है। अब देखो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। तो देखिए 4 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें ये लिखा हुआ है, यानी एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या आ रहा है, M आ रहा है। मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है, एक रेखाखंड आपके पास क्या है, AB है। ये मेरे पास क्या है, AB कोई रेखाखंड, ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट कोई AB है जिसका मिड पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, M इज मिड पॉइंट, ये M इसका मिड पॉइंट हो गया। दूसरी बात उसके बाद में लिखा है कि AM MB और AB को व्यास मानकर, अब आपको AM MB और AB यानी इन तीनों, पहले इसको डायमीटर मानना है, इसको डायमीटर मानना है और AB को भी क्या मानना है, डायमीटर मानना है। अब जब आप इनको डायमीटर मानोगे तो आपको क्या करने हैं, सर्किल बनाने हैं, सेमी सर्किल। तो जब आपने AM को डायमीटर माना तो आपने सेमी सर्किल ये बना दिया, और जब आपने MB को माना तो आपने सेमी सर्किल ये बना दिया। और उसके साथ में आपको क्या करना है, इस AB को भी आपको डायमीटर मानना है यानी व्यास मानना है। जब आप AB को व्यास मानोगे तो आप सेमी सर्किल है वो इस तरह से बना सकते हो। तो ये आपको कुछ इस तरह से कंडीशन है वो दी गई है। उसके बाद देखो क्या करना आपको, साथ में यहाँ पर आपको एक सेंटर मान करके एक सर्किल आपको और बनाना है। जैसे आपने ये सर्किल बना दिया है, ये सर्किल बिल्कुल क्या करेगा, इन तीनों को टच करता हुआ रहेगा। और अब देखिए साथ में बाद में इसने और क्या कर रखा है, इस सेंटर O को इस पॉइंट से मिला रखा है, यहाँ पर इस पॉइंट को मिला करके इसने यहाँ तक बढ़ा रखा आगे इस M पॉइंट तक, ठीक है ना। और इसकी जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, R इसकी रेडियस है। तो ये इसकी रेडियस R हो गई है यहाँ पर, और ये भी रेडियस क्या होगी आपकी, R रेडियस हो गई है। तो उस सर्किल की रेडियस कितनी है, R। आप यहाँ पर दोनों को रिप्रेजेंट करने बजाय चलो तो हम इसको एक को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, यानी मेरे पास ये रेडियस क्या है, R है, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पर R रेडियस आपको दी गई है। इसके अलावा देखो आपको इसमें और क्या दिया गया, साथ में देखो इस O पॉइंट को इसने C और D से, यानी इसने यहाँ पर जो इनका मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट वाला, मान लो इसका मिड पॉइंट क्या है, C है, इसका मिड पॉइंट मान लो क्या D है। इन मिड पॉइंटों को भी इसने क्या कर रखा है, मिला रखा है। तो देखो ये दोनों बराबर हो गया, इसके ये चारों टुकड़े क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। और इन्होंने क्या कर दिया, इस C को इस O से मिला दिया है और D को भी O से मिला दिया है, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्या कर लिया है, C व D दोनों पॉइंटों को आपने जो सेंटर O है उससे आपने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखो इसमें आपको और इसने आगे क्या दे रखा है। अब इसमें आपको बस और कुछ नहीं प्रूव करना, बस ये प्रूव करना है जो R है वो क्या आएगा आपका 1/6 AB आएगा। यानी पहले देखो इसमें आपको दिया गया कि बात कर लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मुख्य रूप से कि देखो ये चारों टुकड़े आपके बराबर है, AC बराबर CM बराबर MD बराबर DB, ठीक है ना। और साथ में AM है वो किसके बराबर है, MB के। और यहाँ पर मान लो P पॉइंट है ये, और साथ में ये PM के भी क्या है, बराबर है। ये तीनों बराबर, P नहीं यहाँ पर ये R पॉइंट मान लो, इसको ये मान लो R पॉइंट है, तो आप यहाँ पर भी R मान लो, इसको मान लो आप P पॉइंट और यहाँ मान लो इसको Q पॉइंट। ये हो गया आपके यहाँ पर P और Q पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए जो मेन सिद्ध करने वाली बात है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सिद्ध आपको करना है कि जो R का मान हो क्या आएगा, 1/6 AB आपका आ जाएगा। R का मान आपको दिखाना है 1/6 AB। अब देखिए अगर हमें देखो इसकी उपपत्ति की बात करते हैं यहाँ पर, यानी प्रूफ की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट करना है, देखो M क्या है, पहले AB का मध्य बिंदु है, यानी M क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो शुरुआत में पहले आप मान लो एक बार क्या,
माना, मैंने एक बार क्या मान लिया, मैंने ए बी को एक बार क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया, मैंने एक बार ए बी क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया है। और आपको पता है चूंकि एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी एम इज क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब ए एम बराबर एम बी इक्वल आएगा किसके, एक्स अपॉन ए, साथ में और किसके आएगा, ये आर एम क्या आएगा, और ये तीनों कितने आ गए आपके, एक्स अपॉन 2, क्योंकि तीनों बराबर है, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो, इसी तरह आपको पता है कि जो आपका ए सी बराबर सी एम बराबर एम डी बराबर डी बी बराबर, ये भी क्या आएंगे आपके अक्ष का चौथा हिस्सा आएंगे, वो अक्ष का दूसरा हिस्सा और ये क्या है, अक्ष का चौथा हिस्सा। अब देखो इसके अलावा देखो इसमें आपको आगे और क्या लिखना है, देख लो यहाँ पर जब ये x बटा 4 आपकी, मतलब ये भी x बटा 4 है, यहाँ पर ये भी x बटा 4 है और ये भी x बटा 4 है और ये भी x बटा 4 है, ये सारे x बटा क्या है, 4 है, ठीक है ना। और ये कंप्लीटली आपने क्या मानी, इसको अक्ष माना, तो ये यहाँ पर हो गया आपकी x बटा 2 और ये भी कितनी होगी, x बटा 2, और ये पूरी आपके पास कंप्लीटली कितनी आ रही है, ये आपने मानी, अभी इसको अक्ष माना है, ठीक है ना। इस तरह से आप इनको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर देखो मैं सबको दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे आपने लिख दिया प्रश्न में। अब देखो मेन प्रश्न में आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो आपको एक बात को ध्यान रखना है, ये जो मेरे पास ओ सी डी जो आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन सा, ओ सी डी, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ध्यान रखना समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यानी अगर आप सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, जैसे मान लो समद्विबाहु दोनों बराबर हो गए ना, ये सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को अगर आप किसी उसके सामने वाले सिर से मिलाते हो, और जो आपका रेखाखंड बनता है वो हमेशा क्या आता है, उस पर लंब आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये समद्विबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा से मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड उस भुजा पर क्या होता है, लंब होता है, यानी ये कोण कितने का बनाएगा, 90 का। देखो क्यों बनाएगा, मैं देखो एक बार आपको समझा दूं, ये कोण 90 का क्यों बनता है, नॉर्मल सी बात है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जब आप इन दोनों को सर्वांग सम दिखाओगे तो ए बी बराबर ए सी तो आपको दिया गया है पहले से, बी डी बराबर डी सी भी आपको क्या है, दिया गया है, और ए डी बराबर डी दोनों क्या रहा है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेट यानी सर्वांग सम हो गए हैं। जब सर्वांग सम है तो आपको पता है इनके संगत पार्ट बराबर हुए कि नहीं हुए, और आप जानते हैं कि ये एक आपके पास बिल्कुल सीधी रेखा है ये, और एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब जब इन दोनों का जोड़ 180 और दोनों आपस में बराबर है तो दोनों कितने कितने के हुए, 90 के हुए ना। तो आपको यहाँ पर यह सब चीजें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको डायरेक्ट लिखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला शीर्ष उस पर क्या होता है, लंब होता है। तो आपको इसमें केवल कितना लिखना है, त्रिभुज ओ सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तथा एम क्या है, एम सी डी का मध्य बिंदु है, यानी एम क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है। और जब इसका मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या आएगा, मेरे पास जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर आएगा किस पर, सी डी पर आएगा। जो आपका ओ एम रेखाखंड है वो क्या है, सी डी पर परपेंडिकुलर है। अब देखो जब आपने इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया है, यानी यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये 90 का एंगल बनाना दोनों तरफ, ठीक है ना। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना आपको कि अब आपको जो ट्रायंगल है ना ओ सी एम, ये काम में लेना आपको, यानी आप लिखोगे त्रिभुज ओ सी एम में, इसमें आपको लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। और जब देखो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या आता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के क्या आता है, बराबर आता है, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बात आप जानते हो। तो देखिए अब मैं इन्हीं बातों का प्रयोग करते हुए क्या लिखूंगा, इधर तो मेरे पास आ रहा है ओ सी स्क्वायर, उधर मेरे पास आ रहा है सी एम स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एम ओ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का मान है मेरे पास वो तो क्या हो गया है, ओ सी हो गया है।
और ये आपका आधार CM हो गया है, ये आपका लंब क्या हो गया है, OM हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस OC का मान देखो कितना है, आपको पता है इस सर्किल की, देखो ये त्रिज्या x/4 है ना, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये भी कितनी होगी x/4, यहाँ से यहाँ तक की, क्यों ये तीनों त्रिज्या इसी की तो होगी ना, ये भी त्रिज्या इसकी, और आगे वाला मान कितना आपका ये r है, तो ये कितना आपका r है, तो इसकी जगह तो आप क्या लिख दोगे x/4 प्लस r का होल स्क्वायर। ये तो मेरे पास अभी किसका मान आ गया है, OC जो है उसका मान आपने लिख दिया है x/4 प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो दूसरा, CM का मान पता है पहले से कितना x/4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे x/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो MO है, MO का मान डायरेक्ट पता नहीं आपको, क्योंकि इतना तो मान बताया आ रहा था आपका, लेकिन इसका हमें पता नहीं फिलहाल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मान को हम लिख देंगे MR माइनस OR कर देंगे, क्योंकि इस पूरे में से जब आप ये घटाते हो तो क्या आएगा आपका मान MR माइनस OR का होल स्क्वायर। एक बार आप इसको आगे चलो और थोड़ा भी, x/4 प्लस r का होल स्क्वायर बराबर आएगा x/4 का होल स्क्वायर। अब देखो MR का मान मेरे पास कितना है, MR का मान मेरे पास x/2 है, क्योंकि इस त्रिज्या के बराबर है ये, जो कितनी मानी आपने x/2 मानी है, तो यहाँ पर तो आ रहा है x/2 माइनस OR। अब देखो जो OR है वो आपकी क्या है, रेडियस r है ना, स्मॉल r, तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब देखो इनका आप वर्क करेंगे एक बार, तो ये तो आएगा मेरे पास x² प्लस r² प्लस 2x/4 इंटू r, और साथ में देखो उधर मेरे पास क्या रहा है x² प्लस यहाँ पर आएगा x² प्लस r² माइनस 2x/2 इंटू r। देखो मैंने यहाँ तो लगाया है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सीधा वर्ग हो रहा है, इसमें लगा दिया मैंने a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखो आगे बराबर के, देखो दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्ह आपके कट जाते हैं, तो ये कट गया आपके। इसी तरह देखो आपका ये r² से जो r² है वो भी कटे हो रहा है। अब यहाँ पर तो मेरे पास मान आएगा x/2, क्योंकि 2 से कट गया 2 बार। उधर देखिए मेरे पास क्या रहा है, एक तो आ रहा है मेरे पास x²/4, यहाँ देखो इन दोनों काट लो एक बार, अभी ये आ रहा माइनस में xr, ठीक है ना। अब देखो इस xr को मैं इधर ले आता हूँ एक बार, तो x/2 प्लस में xr बराबर आ रहा है x²/4, ठीक है ना। अब इसके बटे में आप एक मान लो, 2 आया लघुत्तम xr प्लस 3xr बराबर आ रहा है x²/4, ठीक है ना। अब देखो जो सॉरी यहाँ पर ये 2 अक्षर है, ठीक है ना, 2 अक्षर है, 2 अक्षर, ठीक है। अब देखो जब आप ऊपर वाले मान को जोड़ोगे तो ये हमारा आपका आएगा 3 अक्षर आएगा बटे में 2, उधर मेरे पास क्या रहा है x²/4, ठीक है ना। अब देखो इनको आप क्या करा देंगे, वज्र गुणा करा देंगे, जिससे मेरे पास माना जाएगा 12xr बराबर आ रहा है 2x², तो आपका माना जाएगा 12xr माइनस का 2x² बराबर 0। यहाँ पर 2x कॉमन आ गया और मेरे पास आ रहा है 6r माइनस x बराबर 0 आ रहा है। एक बार तो आपका गुणनखंड बढ़ रहा है 2x बराबर 0, एक बार आ रहा है 6r माइनस x बराबर 0, इससे तो x का मान आएगा 0, ये तो हो गया मेरे पास अमान्य, और इससे मेरे पास आएगा 6r बराबर x और r का मान आएगा x/6। यानी एक तो आपको x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, और एक बार आपको x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, सॉरी r का मान प्राप्त हो रहा है आपको x/6। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास क्या आ गया है, r बराबर x/6 आ गया है, यानी आपके पास r बराबर आ गया है x/6, जबकि x आपने शुरुआत में क्या माना था, x आपने ab को माना था, तो आपका यहाँ पर माना गया 1/6 ab, और ये इसमें क्या करता आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका सवाल होगा, इस तरह से सीधा आपने कर दिया है, यानी r बराबर 1/6 ab आपने प्रूव कर दिया है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 4 था वो। अब देखिए इसी श्रृंखला में आप ऐसा देखिए, जो प्रश्नावली 13.2 है उसमें आप सवाल नंबर 4 है उसको आप वो देख लो कि प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या करना है। देखो अगर हम प्रश्न संख्या देखो 4 की बात करते हैं तो उसमें देखो आपको ध्यान में रखना है कि एक सवाल दिया गया आपको और उसमें आपको प्रूफ क्या करना है वो एक बार आप देखिए। तो ये मेरे पास आ रहा है अभी 13.2 का प्रश्न संख्या 4। तो देखो
प्रश्न संख्या 4 में क्या रहा है आपके लिए। तो मैंने यहां पर लिख दिया अभी प्रश्न देखो संख्या 4 में आपको ये दिया गया है क्या कि मेरे पास इसमें आ रहा है कि एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज आपके पास, मतलब इस तरह से आपके पास क्या पहले कोई सर्किल बना हुआ है एक ही, और उसमें आपके पास क्या है, ये कोई इसका टेंजेंट यानी इसका आ रहा है कोई स्पर्श रेखा आ रही है, ठीक है ना, और उसका नाम आपको क्या दिया गया है, इसका नाम आपको PQ नाम है वो दिया गया है। और मान लो ये इसको क्या करे यहाँ A पर स्पर्श कर रही है, ठीक है ना, और बाद में यहाँ से क्या है AK, इसका व्यास खींचा गया है C, और बाद में साथ में यहाँ पर कोई DB पॉइंट और आ रहा है इस तरह से ये, और इनको इससे मिला रखा है, और इसके अलावा इसने साथ में और क्या कर रखा है, इस D और जो B पॉइंट है आपकी ये, इन D और B पॉइंट को भी उसने C से मिला रखा है। और इसके अलावा देखो आपको इसने क्या दे रखा है, इसमें लिखा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, यानी ये C कोण को बिल्कुल क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, इसके दोनों बराबर टुकड़े कर रही है। और अब आपको सिद्ध करना है कि जो विकर्ण BD है, ये BD विकर्ण क्या करेगा, ये जो BD विकर्ण आपका है वो बिंदु ABCD से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। अब आपको दिखाना है कि जो आपका ये DB है वो इस PQ क्या आएगा, समांतर आएगा, ठीक है ना। तो देखो दिया गया वाली बात तो आप सारी खुद लिख दोगे अपने आप, यानी इसमें क्या है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, और साथ में ये मान लो कोण नंबर 1 है, ये मान लो कोण नंबर 2 है, तो कोण नंबर 1 आपका आ रहा है कोण नंबर 2 के बराबर, और साथ में मेरे पास ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो आपने लिख दिया ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए इसमें आपको सिद्ध क्या करना है वो देखिए एक बार आप, और यहां पर आपको इसमें सिद्ध करना है क्या कि जो लाइन DB आपकी है वो समांतर आएगी किसके, PQ के समांतर आएगी, यानी जो DB रेखा है वो आपको PQ क्या दिखानी है, समांतर दिखानी है। अब देखिए इसमें आप समांतर वाला ये सारा सिस्टम हो किस तरह से दिखाएंगे। तो देखो समांतर में देखो आपने कुछ रूल पढ़ रखे हैं, आपने 9वीं क्लास में एक तो ये प्रमेय पढ़ी है, अगर मान लो दो समांतर रेखाएं होती है, उनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में आपने इस प्रमेय का उल्टा पढ़ा है, विपरीत पढ़ा है, अगर मान लो कोई दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है कि उनके एकांतर कोण बराबर हो तो वो लाइनें क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें लाइनों को समांतर दिखाना है ना, तो हम यहाँ पर इनके जो एकांतर कोण है उनको क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। अगर हमारे एकांतर कोण बराबर आ जाएंगे तो लाइनें आपस में क्या जाएगी, समांतर आ जाएगी। मतलब देखो मैंने इसके बार कोण नंबर 3 माना है, इसको मैंने एक बार क्या माना है, कोण नंबर 4। अगर मेरा कोण नंबर 3 4 के बराबर हो जाता है तो मेरी लाइन DB किसके समांतर आ जाएगी, PQ के समांतर आ जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पर यही इस तरह की जो प्रक्रिया वो काम में लूंगा। तो देखो सबसे पहले एक बार आप इस सवाल को कैसे हल करोगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिया गया जो कोण नंबर 1 है ना, वो कोण नंबर 2 के बराबर आपको पहले से दिया है, यानी ये बात तो आपने गिवन में लिख दी। जो मेरे पास क्या आ रही है, समीकरण नंबर 1 आ रही है, यानी जो आपका कोण नंबर 1 है वो 2 के बराबर आपको पहले से दिया गया है। दूसरी बात, अब देखो PQ क्या है, यानी PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। और देखो मैंने आज ही आपको एक प्रमेय सिखाई है। कौन सी प्रमेय, मैंने आपको यह प्रमेय बताई है कि जैसे मान लो आपके पास कोई सर्किल होता है, यानी कोई वृत्त होता है, और इसका मान लो ये कोई टेंजेंट होता है, यानी स्पर्श रेखा होती है। अब इस स्पर्श बिंदु से अगर कोई मान लो जीवा जाएगी, यानी कोई चोट जाएगी, तो ये चोट जो इस स्पर्श के साथ जो एंगल बनाएगी, कोण बनाएगी, वो एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ये दोनों कोण आपके बिल्कुल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये आपको इसमें ऐसा क्या करना है, सिद्ध करना था, जो प्रमेय में आपने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये शर्त, ये देखो मेरे पास कोण नंबर 3 है, ये मेरे पास AB क्या कोई जीवा है जो इसके साथ ये कोण नंबर 3 बना रही है। अब देखो इसी जीवा पर देखो आपका कोण कौन सा बना हुआ है, देखो 2 नंबर कोण बना हुआ आपका, ये 2 नंबर कोण बिल्कुल आपका देखो इसी जीवा के ऊपर बना हुआ है ना। तो ये 2 नंबर क्या हो गया, 3 नंबर के बराबर हो गया है। तो आप लिखोगे इसलिए कोण नंबर 2 बराबर आ रहा है कोण नंबर 3 के, ये आपके हो गए एकांतर
वृत्तखंड के कोण हो गए, एकांतर वृत्तखंड के कोण। और इसको मैंने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर मैंने इसको 2 मान लिया है। अब देखो ये आपने अभी समीकरण एक कोण 1 को कोण 2 के बराबर लिख दिया है और कोण को 2 को आपने कोण 3 के बराबर लिख दिया है। अब देखो दूसरी बात, हमें तो देखो कोण नंबर 3 को कोण नंबर 4 के बराबर दिखाना है ना। अब देखिए आप एक बात और ध्यान से, यहाँ पर आपको मैंने साथ में ये प्रमेय बता रखी है, अगर आपको थोड़ा ध्यान में हो तो 12 प्रश्नावली में, कि जैसे मान लो आपके कोई पास सर्किल होता है, ये मान लो आपके पास कोई जीवा ए बी होती है, जीवा मान लो चाहे आप इस आप कोई भी मान लो। अब अगर आप इस जीवा के ऊपर एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाएंगे वो सारे के सारे हमेशा क्या आएंगे, बिल्कुल आपके बराबर आएंगे, यानी दोनों कोण आपके बिल्कुल क्या आएंगे, समान आएंगे। ऐसी आपने थ्योरम पढ़ रखी है। अब देखो यहाँ पर आपके पास एडी क्या कोई जीवा है। अब देखो इसी जीवा पर तो आपने कोण नंबर 1 बना रखा है, इसी जीवा पर आपने कोण नंबर 4 बना रखा है, तो 1 और 4 दोनों क्या हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कोण नंबर 1 बराबर आ गया कोण नंबर 4 के, ये आपके हो गए एक ही वृत्तखंड के कोण। और इसको मैंने मान लिया बार समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। एक आपने समीकरण 1 बना दी है, एक आपने समीकरण 2 बना दी है और एक आपने समीकरण नंबर 3 बना दी है। अब देखो दूसरी बात ध्यान से, और मैं देखो समीकरण नंबर 1 2 3 तीनों को एक साथ काम में लूंगा। आप इसको यूं समझ लो कि देखो मेरे को 3 को 4 के बराबर दिखाना है। एक बार देखो 4 तो पड़ा सेम। अब देखो मेरे पास पहले 1 है, यहाँ पर मैं देखो इस 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मैं देखो यहाँ से 1 की जगह 2 रख सकता हूँ, कि दोनों बराबर है। फिर 2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा यहाँ से। भाई देखो पहले 1 के स्थान पर आ गया 2, फिर 2 के स्थान पर क्या आ गया 3, तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों बराबर हो गए ना। तो आपको सीधे लिखना है समीकरण 1 2 व 3 से कोण नंबर 3 किसके बराबर आ रहा है, कोण नंबर 4 के। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो कोण ये BAQ है वो किसके बराबर आ गया है, वो कोण आपका DBA के बराबर आ गया है, DBA के। यानी 3 नंबर का मतलब तो क्या हो गया, BAQ हो गया, और B का मतलब क्या हो गया, DBA हो गया, ठीक है ना। तो आप लिखोगे चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं, मैंने अभी आपको समझाया ना कि अगर मान लो 2 लाइनें समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो लाइनें क्या होती है, आपकी समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है। इस बात का मतलब ये हुआ, इसलिए जो लाइन आपकी DB है वो किसके पैरेलल आएगी, PQ के पैरेलल। इसमें आपको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो हमने ये तो पढ़ा है जो 13 की प्रश्नावली थी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की स्टडी। अगर आपको 13 की प्रश्नावली में और भी कोई प्रकार की समस्या हो, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आज हमने ये 13 की प्रश्नावली है उसके बारे में बात की है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।